नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कल कानून में तब्दील हो गया, लेकिन विपक्षी दल ना जाने किस गलतफहमी में जी रहे हैं। आज उसी गलतफहमी की हम बात करेंगे। देखिए, अब लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव को ही आप ले लीजिए। वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनने के बाद तेजस्वी का ये बयान आना कि हमारी सरकार आई तो हम वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब इसके क्या मायने हैं? क्यों ना आखिर कहा जाए कि चूंकि बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव है और आरजेडी की सियासत ही मुस्लिम वोटों पर टिकी रहती है, इसलिए वो वक्फ के नाम पर मुसलमानों को मूर्ख बनाने की कोशिश में अब भी जुटे हुए हैं। क्यों ना आखिर कहा जाए कि बिहार में आरजेडी समेत देश के कई विपक्षी दल जो वक्फ बिल को सदन में कानून बनने से रोक नहीं पाए, उन्हें अपना जनाधार खोने का डर सता रहा है। क्यों ना आखिर कहा जाए कि वक्फ के नाम पर विपक्ष अब भी मुस्लिम रूपी वोटों की फसल को काटने के लिए प्रयासरत है। खैर, पहले वक्फ एक्ट को लेकर तेजस्वी यादव का वो बयान, उस पर बीजेपी का पलटवार हम आपको दिखा देंगे सिलसिलेवार बयान में। उसके बाद में हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, राजनीतिक विश्लेषक, सभी से हम चर्चा करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। लेकिन पहले कुछ बयान आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तेजस्वी यादव को देखिए, आखिर उन्होंने किस प्रकार से कहा कि हमारी सरकार अगर बिहार में आती है तो हम वक्फ संशोधन एक्ट को कूड़ेदान में फेंक देंगे। उनका बयान सुनिए। पहले सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना, सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना, सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना, सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना, सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। तो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और इसी साल चुनाव है, आप समझ सकते हैं उन्होंने ये बयान क्यों दिया। मुसलमानों को मूर्ख बनाने की कोशिश जो हो रही है, उसी को लेकर जो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे अगर बिहार में हमारी सरकार आई तो, इस पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। देखिए पहले। तेजस्वी यादव खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं और पढ़ना चाहते भी नहीं हैं। उनको यह मालूम होना चाहिए कि इस देश में जो अभी 37,30,000 एकड़ की संपत्ति अब कैसे आई है उस पर मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड है उसमें महज 30,000 एकड़ की संपत्ति बिहार में है। अर्थात बिहार जो 10% आबादी रखता है, जहां मुस्लिमों की संख्या भी देश की जनसंख्या का 10% है, उसके पास महज 1% भी जमीन बिहार में नहीं है। और जितनी भी जमीनें हैं वह सब नाजायज कब्जे में हैं। तो क्या तेजस्वी यादव यह कहना चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड की नाजायज जमीनों पर जिनका कब्जा है, जिन्होंने धांधली से बेच करके वक्फ की संपत्ति अपने नाम पे करा लिया है, उसको वह मुक्त नहीं कराएंगे? तेजस्वी यादव जी उसी पिता के पुत्र हैं जिसके पिता ने कहा था मेरे लाश पर बिहार बटेगा, और सत्ता की लोलुपता में, तुष्टीकरण में सबसे पहले आगे बढ़ करके केंद्र सरकार श्रद्धेय अटल जी के निर्णय को स्वीकारने के लिए दौड़कर कदम बढ़ाया था। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, इसके कथनी करनी में कहीं समरूपता नहीं है। और ऐसे मानसिकता के लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की लोलुपता में कोई भी सौदा कर सकता है। जरा कोई एक बताएंगे कि कोई धर्मार्थ संस्था चल रही हो? सिर्फ मुकदमेबाजियां हो रही हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि पटना में महावीर मंदिर केवल 30-35 साल पुराना है। महावीर कैंसर अस्पताल, महावीर आरोग्य अस्पताल, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर ये संस्था वो संस्था, जरा वक्फ वाले भी कोई बता देंगे कौन सी संस्था। तो देखा आपने, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई वक्फ के नाम पर वो वक्फ संशोधन बिल जो अब बन गया है वक्फ संशोधन एक्ट यानी कानून, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कानून बनने के बाद अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति में भी
तेजस्वी यादव ये बयान देते हैं कि अगर आप हमारी सरकार बना देते हैं, अगर हमारी सरकार बिहार में आ जाती है तो हम इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सवाल है आखिर कैसे, क्योंकि ऐसा तो कोई नियम नहीं। अगर ऐसा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंचे होते तमाम दल। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर हम चर्चा को इस विषय पर आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुमित शशांक जी दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गोविंद यादव आरजेडी की तरफ से कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपका परिचय कराएंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे आखिर इस प्रकार का बयान उनके नेता ने जो दिए हैं उसके क्या मायने हैं। हमारे साथ कासिम अंसारी जी हैं, पूर्व जेडीयू नेता, हमारे साथ कनेक्ट हो गए। कासिम अंसारी जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए आभार आपका। अविनाश सिंह जी दिखाई दे रहे हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है, हम चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहले इस पर मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया लूं या पूर्व जेडीयू नेता कासिम अंसारी जी की लूं प्रतिक्रिया, उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक के चश्मे से मैं देखना चाहूंगा। अविनाश सिंह जी, आप किस प्रकार से देखते हैं इस वक्फ संशोधन एक्ट को और इसके बाद में आए तेजस्वी यादव के इस बयान को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो इसे हम डस्टबिन में डाल देंगे? तेजस्वी यादव के पहले तो सबको नमस्कार। नमस्कार जी। और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। एको कर रहा है सर जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट पहुंच रही है अविनाश जी, बहुत स्पष्ट आपकी आवाज आ रही, प्लीज बोलिए। देखिए, तेजस्वी जी के बारे में क्या बोला जाए। उनके पिताजी की राजनीति, उनके पारिवारिक राजनीति, उनकी जात की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति जी, ये हर आदमी जानता है। अब वो पढ़े लिखे भी नहीं है। दुख की बात है कि 9वां पास या 9वां फेल अपने आप को बोलते हैं, उनसे अब क्या उम्मीद की जाए। एक कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है, इस बात को जानता है कि देश के पार्लियामेंट से जो भी पास किए हुए कानून होते हैं पूरे देश पे लागू होता है। उसमें जो सेक्शन होता है 1, 2, 3, उसमें पहले तो एक्ट के फुल डेफिनेशन होता है। नंबर 2 में उसके कवरेज और स्प्रेड के बारे में लिखा होता है, जो पहले जेएनके नहीं लिखा होता था। 2019 के बाद से अब जेएनके भी इंक्लूडेड है। तो वो कहते हैं होल ऑफ इंडिया। अगर किसी कानून में अगर कोई ऐसा खास प्रावधान है जिसमें ट्राइबल या इस तरह के प्रबंधित जो क्षेत्र होते हैं तो उसको एक्सक्लूड किया जाता है, पर वक्त पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी कानून लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया जाता है वो पूरे भारत में मान्य होता है। अब तुष्टीकरण की राजनीति है। यही गरीब मुसलमान, जो भी मुसलमान जो अपने आप को स्ट्रीम से अलग पाते थे, नहीं, चाहे वो AIP, LMP बोर्ड हो जी या जितनी भी अकेडमी जितनी भी है या वक्फ बोर्ड इटसेल्फ, एक चीज चूंकि आपने शुरुआत में नहीं, आपने जो शुरुआत में अविनाश जी बोल दिया कि अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उसको हर राज्य को एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो सभी पूरे देश के लिए होता है। अमित शाह ने भी कहा, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये फाड़ने से कुछ नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सवाल यही है कि जब इस प्रकार का कोई कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, बाकायदा इसमें वोटिंग हुई है, विपक्षी दलों ने भी वोटिंग की है। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं सर जी, मैं आ रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, आप अपनी बात जी। आज के डेट में मुसलमान को ये मालूम है कि वक्फ पे कितनी प्रॉपर्टी है, फिर भी उनकी दुर्दशा क्यों है। जी, ठीक है, ठीक है, आप बनी रहेगा हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है सुमित शशांक जी। सुमित जी, आपने समझ लिया होगा ये विषय है क्या। तेजस्वी यादव के इस बयान को किस प्रकार से आपकी पार्टी देख रही है जब वो ये कहते हैं कि हम इसको डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक देंगे हमारी सरकार आएगी तो, जो संभव ही नहीं है, उसको लेकर इस प्रकार का बयान देने के पीछे का क्या लॉजिक नजर आ रहा है आप लोगों को? सुमित जी। देखिए आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है? आशीष जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए आशीष जी, तेजस्वी यादव मानसिक रूप से दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। जब व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है और खास करके परिस्थितियां ऐसी रही हो जब उनके परिवार में 2 मुख्यमंत्री रहे हों और उसके बाद भी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता जो है वो बिल्कुल नकारा हो। हालांकि शैक्षणिक योग्यता से भी आगे बढ़कर सांसारिक व्यवहारिक नैसर्गिक ज्ञान में हम भरोसा करते हैं, लेकिन उनकी तो सांसारिक व्यवहारिक नैसर्गिक ज्ञान भी जो है वो सीमित ही है। अपराधियों और गुंडों के बीच में उनकी परवरिश हुई और अपराधियों की गोद में उनका डायपर बदला जाता था। तो उस व्यक्ति से, जो कुंठित मानसिकता का धनी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति से आप किस बात की उम्मीद कर सकते हैं? विशुद्ध रूप से मानसिक दिवालियेपन का शिकार व्यक्ति इसी प्रकार की बातें करता है। संविधान के विषय में जिसको जानकारी नहीं है,
श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के विषय में जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं हो, जिस बिल को वक्फ असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाकर के आप देख लीजिए कि 58,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो लंबित दिखाई देते हैं। और इसका सबसे पहला शिकार कौन है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इसका सबसे पहला शिकार तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं, जिनके परिवार में, जिन मुस्लिम परिवारों में पुरुषों की संख्या कम है, ये ऐसे भू माफियाओं के द्वारा सबसे पहले वैसे ही बहनों को शिकार बनाया जाता है, वैसे ही बहनों की जमीनों को शिकार बनाने का काम किया जाता है, वैसे ही परिवार के लोगों की जमीनों को लूटने का काम किया जाता है। समाज का भू माफियाकरण। और नहीं सुमित जी, ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और देखिए, सदन में जब चर्चा का समय दिया गया था तो इसीलिए दिया गया था कि उसमें जो भी आपके मन में हो इस चीज को लेकर सभी पार्टी अपने अपने लोगों को डिसाइड करे कि कौन कौन क्या बोलेगा। और वो हमने देखा किस प्रकार से लोकसभा में 8 घंटे से ज्यादा चर्चा चली, 12 घंटे करीब करीब चर्चा चली। हमने देखा राज्यसभा में लंबी चर्चा का दौर चला, उसमें लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। कुछ तमाम बड़े नेताओं के द्वारा बहुत उम्मीदें थी कि राहुल गांधी इस पर कुछ बोलेंगे, प्रियंका जी इस पर कुछ बोलेंगी, लेकिन इन लोगों ने कुछ इस पर बात नहीं रखी। मैं आ रहा हूं अविनाश जी, आ रहा हूं। लेकिन कासिम अंसारी जी हैं, जेडीयू के पूर्व नेता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, मैं उनका भी प्रतिक्रिया ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर अविनाश जी आ रहा हूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन कासिम अंसारी साहब, आप सीधा सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा कि चूंकि अब ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति महामहिम ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, ये कानून बन गया, अब तेजस्वी यादव का ये बयान देना कि हमारी सरकार आई तो हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे, इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्यों ना कहा जाए कि मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए, इस प्रकार के तुष्टीकरण के लिए ये बयान तेजस्वी यादव के द्वारा दिया गया? कासिम अंसारी जी। जी, कहना ये है कि इस बिल के जो पास हो गया, कानून बन गया जी, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित भी हो गया, तो अब तो ये कानून हो गया, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं कि कानून हो गया। लेकिन हमारा जो संविधान है जी, हमारा जो कानून है, हमारे जो व्यवस्थाएं हैं देश की लोकतंत्र में, तो सबको सहमति असहमति का हक है। जी सर, थोड़ा संजीदगी से हम मेरी भी बात सुन ली जाए। आप लोग बोले हम इंटरप्ट नहीं किए, कोई इंटरप्ट नहीं तो सब लोग जी सब लोग जो है अपनी अभिव्यक्ति जो है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, तो हम मुस्लिम समुदाय में अभी भी इस बिल को लेकर काफी बड़ी तादाद में शंकाएं हैं, जिनको पार्लियामेंट में बहस हुआ, उसका समाधान नहीं हुआ। तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जिसका संख्या बल होता है, तो पार्लियामेंट और विधान राज्यसभा से जो है, लोकसभा से राज्यसभा से जब ऐसा कोई कासिम अंसारी जी, जब ऐसा कोई विधान ही नहीं है, कासिम अंसारी जी, जब ऐसा कोई विधान ही नहीं है कि केंद्र के द्वारा बनाया गया कोई कानून कोई स्टेट मानने से इनकार कर दे, तो फिर किस लिए तेजस्वी यादव जैसे नेता मुसलमानों को बरगलाने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं? ये समझना चाह रहा हूं मैं आपसे। देखिए, आपको पीछे की बात, 2-3 बातें विदित करा देता हूँ। एक तो दलितों के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जब मैंने बिल में जब बदलाव करके नया कानून हुआ, तो देशव्यापी आंदोलन हुआ, तो 2 अप्रैल को वो भी याद होगा। तो फिर यही एनडीए की सरकार, यही मोदी जी की सरकार ने फिर उस कानून में संशोधन में फिर पुरानी कानून को यथावत रखा गया। दूसरे किसानों का जो आंदोलन हुआ, अब गड़े मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सुमित जी कुछ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमित जी, आप अपनी बात रखिएगा। आपने सुना कासिम अंसारी क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अविनाश जी काफी देर से हैंड रेस कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं। अविनाश जी प्लीज जल्दी से। आशीष जी, जल्दी में बात खत्म करूं। जी जल्दी से। जी देखिए, अंसारी नाम के आगे आपने लिखा है पूर्व नेता जेडीयू। जी बिल्कुल। अब ये क्लियर हो गया है देश को, अंसारी और अंसारी जैसे जितने भी इनके भाई बंधु हैं, इनके लिए धर्म पक्ष है, देश बाद में है, बाद में है, जिनके लिए सबसे हदीस और कुरान है। जो आदमी के नाम पे पार्टी छोड़ सकता है, इसका ये मतलब है कि सिर्फ मुसलमान के लिए पार्टी ज्वाइन किया था इन्होंने। और देखिए, हैरानी अविनाश जी इस बात को लेकर हो रही है। एक सेकंड अविनाश जी, हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि कासिम अंसारी जी पढ़े लिखे नेता हैं, जेडीयू में लंबे समय तक रहे हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि वो हमारी मर्जी, हम माने या ना माने। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। ठीक है, सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, अविनाश जी 2, 3, 4 में क्या लिखा है? ठीक है, आशीष जी। अविनाश जी मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ। सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमित जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए प्लीज।
आशीष जी, मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना चाहिए और एक सकारात्मक जो पक्ष है सभी लोगों का, एक सकारात्मक मैसेज जो है समाज में जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जब वक्फ बिल पर जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती है और उस दौरान आपने देखा कि करोड़ों मुसलमानों ने इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपने सजेशंस भेजे और उन सजेशंस में बताया गया कि कैसे वक्फ बोर्ड के माध्यम से गरीब पसमानदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है। बिहार में मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अविनाश जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए, 9.5 लाख एकड़ जमीन पूरे देश में और बिहार में 29,000 बीघा जमीन लूटने का काम इन लोगों ने किया और उसके माध्यम से क्या मुसलमानों और मुस्लिम समाज के अंतर्गत आने वाली जो बहनें हैं उनको अधिकार देने का काम इन लोगों ने कभी नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भेड़ बकरियों की तरह ही मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि क्या भेड़ बकरियों की तरह ही महिलाओं का प्रयोग जो है ये लोग समझते हैं? क्या महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या पसमानदा गरीब मुसलमानों को उनको अधिकार दिया जा रहा है? उनको अपनी बात कहने का अधिकार दिया जाता है, अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है, तो उस पर इन लोगों को आपत्ति क्या हो सकती है? कुछ एक वोट के दलालों को, ठेकेदारों को। ये बात सुमित जी, अब मुझे लगता है कि काफी हद तक ना चूंकि एक्सपोज होने लग जाते हैं कुछ नेता। मैंने देखा ये चीज पहले तो जब धरना प्रदर्शन हो रहा था इस बिल के विरोध में, तब वहां पर लालू जी गए, तेजस्वी जी गए, वहां पर विरोध उन्होंने इस प्रकार से दर्ज कराया। अब चूंकि एक्ट बन गया है, बावजूद इसके ये लोग लगे हुए हैं कि ये मुसलमान रूपी वोटों की फसल इस चुनाव में वो काट पाए। देखिए आशीष जी, अभी जस्ट आपने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के कांग्रेस प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा दिल्ली में जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार फैलाने की और मुसलमानों के बीच में जो सही मैसेज है वो न जा पाए और हिंदू मुसलमान के बीच दंगे करा करके ये माहौल को खराब करने के लिए इन लोगों ने की थी। और इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि 1954 में जब इस बोर्ड का निर्माण किया गया, उसके बाद 1995 में और 2013 में इसके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। क्यों वृद्धि की गई? यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा कि मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक की जो कुछ एक लोग हैं वैसे दलालों को फायदा पहुंचे और वैसे दलाल जो हैं ऐसे वोट बैंक की ठेकेदारी के नाम पर मुसलमानों को वो अपना अब ये चूंकि जिस प्रकार से विरोध हुआ, जिस प्रकार से विरोध विपक्ष के द्वारा किया गया, उसे वो स्पष्ट दिख भी रहा है, ओके ठीक है। अविनाश जी मैं रोक इसलिए रहा हूं आपको क्योंकि हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी कनेक्ट हो गए हैं, गोविंद यादव। गोविंद जी मेरी आवाज मिल रही है? गोविंद जी मेरी आवाज मिल रही है? मैं आ रहा हूं। गोविंद जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? गोविंद जी, इज आई एम ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। कासिम अंसारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कासिम अंसारी जी आप अपनी बात शुरू कीजिए। उससे पहले मैं समझना आपसे ये चाहूंगा, चूंकि आपने विरोध में पार्टी छोड़ दी और आप पूर्व जेडीयू नेता, हमने आपको लिखा हुआ नहीं, एक सेकंड, लेकिन सबके बीच में जो विपक्ष मुसलमानों का हितैषी अपने आप को बनता है उसमें लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तो खैर अभी भी लगातार वो बयान दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के द्वारा क्या बयान दिया गया ये आपने देखा। सदन में चर्चा की उम्मीद में उनसे कहा गया था कि भाई वो आएंगे, लेकिन वो 12:45 पर सदन में पहुंचते हैं। उनके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि इसका विरोध होना चाहिए, मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन जो बड़े नेता एलओपी जो है राहुल गांधी, वो खुद 12:45 पर पहुंचते हैं। प्रियंका गांधी इस पर कुछ बोलती नहीं है, शशि थरूर कुछ प्रभावशाली बोलते नहीं है, इनफैक्ट पक्ष में बोलते हैं। इसको किस प्रकार से देखेंगे आप? कासिम अंसारी जी। पहली बात तो ये आशीष जी, जब पैनल में बुलाते हैं तो सभी लोगों को बराबर मौका मिलता है। बिल्कुल मिलता सर, ये पूरा राउंड चलता है, वो सर्कल चल रहा है लगातार। नहीं सर, देखिए ये राजनीतिक विश्लेषक हैं और ये इंटरप्ट कर रहे हैं। इनकी बात में मैं कभी काफी धैर्य के साथ सभी लोगों का मैं सुनूंगा। कोई बात नहीं, आप अपनी प्लीज बात रखिए प्लीज। कंक्लूड करने दीजिए। एक पे जो आए तो लोकतंत्र में जो है असहमति का सबको अधिकार है। हम ही एक पसमानदा मुसलमान है, आप सिर्फ जुबानी जंग कीजिए पसमानदा ऐसी बिल है तो हम नहीं मानेंगे तो जो लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार दिया गया, आप अपनी बात रख ली है, आप अपनी बात रख ली है ना भाई, आप अपनी बात रख ली है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोल रहा क्या बचाना है?
क्या इसका आप एक भी खूबी बताइए। सुमित जी, let him complete, let him वो भी complete। एक राजनीतिक, अब उनका वो भी एक राजनीतिक दल नहीं, वो भी एक राजनीतिक दल है। एक राजनीतिक दल के अगुवा होने की हैसियत से तेजस्वी यादव जो बयान दिए हैं, आप उनसे अब सवाल कीजिए। लेकिन जब मुझको इस पैनल में बुलाया गया तो मेरा अपना एक पक्ष, नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हम ले रहे हैं, लेकिन हम इस पॉइंट ऑफ व्यूज में से मैं चाहता हूं कि ना, मैंने एक मिनट कासिम जी, मैं ये चाह रहा था, कासिम जी देखो, सुनिए एक सेकंड, सुमित जी एक मिनट, सुमित जी एक मिनट, कासिम जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, कासिम जी एक सेकंड, सुमित जी एक सेकंड, मेरी बात हो जाने दीजिए। कासिम जी मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज अगर कासिम जी यहाँ तक पहुंच रही है तो कृपया, नहीं एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, उस सवाल के जवाब देने के बजाय आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आप मुद्दे पर बात करिए सर। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उस पर कासिम अंसारी क्या सोचते हैं? भारतीय संविधान का हिस्सा बन चुका है। सुमित जी एक मिनट, अगर कोई कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। सुमित जी निवेदन है, सुमित जी को ऑडियो डाउन करिए प्लीज। नहीं सुमित जी एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। सुमित जी देखिए, मैं चाह रहा था कि एक एक करके सभी अपनी अपनी बात रख लें, सो दैट हम ये चर्चा को सार्थक कर पाए। आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा कि चर्चा ऐसी होनी चाहिए जिससे कुछ निष्कर्ष निकले, तो अगर आप बीच में इंटरप्ट करते रहेंगे, बाकी मेहमान नहीं बोल पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। मैं चाहूंगा कासिम अंसारी अपनी बात पूरी कर लें, फिर आरजेडी के प्रवक्ता भी गोविंद जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले कासिम अंसारी जी संक्षेप में अपनी बात रखिए। पक्ष नहीं चल सकता है ना, आशीष जी आप अपनी बात रखिए, पूरा मौका महिला नहीं, आप सुनने का धैर्य रखिए ना, आप सुनने का धैर्य रखिए। चलिए ठीक है, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कासिम अंसारी जी आप सिर्फ माहौलबाजी कर रहे हैं। नहीं एक मिनट, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन हमारे साथ गोविंद जी जुड़ गए हैं, गोविंद यादव जुड़ गए। गोविंद यादव जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? बाकी का ऑडियो डाउन करिए प्लीज। गोविंद यादव जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी गोविंद यादव जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। चूंकि ये पूरा मामला आरजेडी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। गोविंद यादव जी, वक्फ संशोधन बिल अब बन गया है कानून, उसके बावजूद आपके नेता तेजस्वी यादव ये बयान देते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस बयान को किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए, इस विधानसभा के चुनाव में वो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि ये कोई भी सरकार आ जाए वो किसी भी कानून को, केंद्र द्वारा जो कोई कानून बनाएगा उसको कूड़ेदान में फेंक दे। गोविंद यादव जी देखिए, आदरणीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी जो है पीसी किए हैं, और हमारे प्रवक्ता मनोज झा जी भी हैं, जो उन्होंने कहा है कि इसे मैटर को हम जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, और अन्य संगठन भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, लेकिन ये कूड़ेदान में फेंक देंगे इस कानून को, इसका क्या मतलब है? पहले बात तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेकर जाऊंगा, और वहां पे देखिए कहीं ना क्लियरेंस करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर को लेकर जाएंगे। इसके लिए पीसी उन्होंने बेजाब्ते पार्टी कार्यालय में पीसी की है उन्होंने, और पीसी कर उन्होंने कहा है कि इस मैटर को हम जो है कि सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, वक्फ संशोधन बिल को। ठीक है, ओके, उसके बाद ठीक है, मैं समझ गया। आप कुछ इस प्रकार से इसको समाप्त कर रहे हैं कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा, वो ये कह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं, वो बिल्कुल अधिकार है, लेकिन ये कह देना कि हमारी सरकार आई तो हम इसे जो है वो डस्टबिन में डाल देंगे। सुमित जी वांट टू रिएक्ट समथिंग, आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से, फिर मैं अविनाश जी आ रहा हूं, मैं सुमित जी को बोल लेने दीजिए पहले। सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी। भोजपुरी में एक कहावत है, ना बाबा मरियम ना बैल बिकाई, ठीक है। तो ये मैं बहुत ही लाइटर मोड में इस बात को बोल रहा हूँ। तो ये इस प्रकार की बातें करने वाले लोग हैं, और इनकी मानसिकता जो है ना, इनकी मानसिकता यही है, इनकी मानसिकता पूरी की पूरी तरीके से डस्टबिन बन चुकी है। और ये श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो नियम है, नीति है, और उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के ऊपर सिर्फ नाम अम्बेडकर जी के संविधान को मानते क्या है? सिर्फ नाम श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर, ढंग से नाम लिया कीजिए। मुझे लगता है आपको ढंग से नाम लेने की आवश्यकता है। मुझे लगता है बाबा साहब अनुयायी है, बिल्कुल ढंग से नाम लेने की आवश्यकता है, ढंग से नाम लेने की आवश्यकता है, इस तरीके से नाम लेने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने अधिकार दिया है हमें हमारे संविधान की रक्षा करने का, और उस संविधान में प्रदत्त जो बिल है उस बिल की रक्षा करना भारत सरकार बहुत अच्छे से जानती है। गरीब पसमंदा मुसलमानों को उनके अधिकार देना हम अच्छे तरीके से जानते हैं, और उनके नाम पर कुछ एक लोग जो वोट बैंक की दलाली करते हैं और तथा बीजेपी कितने पसमानदा को लोकसभा भेजा है? बीजेपी कितने पसमानदा को लोकसभा भेजा है? कितने पसमंदा मुसलमान और माइनॉरिटी सेल में आके देख लीजिए ना। हम डर रहे हैं। नहीं माइनॉरिटी सेल पार्टी नहीं पार्टी बुद्धि है। मैं आ रहा हूँ गोविंद यादव जी, ठीक है। अरे गोविंद यादव जी को मैं लाना चाह रहा हूँ, गोविंद यादव जी से ज्यादा बात नहीं हो पाई। गोविंद यादव जी, जब आपके नेता ने बयान दिया आप तो ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आपके नेता पढ़े लिखे हैं नहीं, वो अनपढ़ नेता है, 9वीं फेल है, उनसे हम इसी प्रकार के बयान की उम्मीद करते हैं। इस पर क्या कहेंगे गोविंद यादव जी? सिया हो या पसमानदा हो, किसी का भी एनडीए में कितना प्रत्याशी आपने बनाया है? अरे वो छोड़िए, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे गोविंद यादव जी, वो छोड़िए, वो तो खैर वो बीजेपी वाले से जवाब हम ले लेंगे, आपने कहा है तो हम जरूर सवाल पूछ लेंगे। लेकिन बीजेपी वाले तेजस्वी यादव को ये कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, उनसे आप किस प्रकार के बयान की उम्मीद करें? वो उनको कुछ कानून नहीं पता, संविधान नहीं पता, वो उल जुलूल बयान तो देंगे। कुछ तो बात है, तब तो हमने सुप्रीम कोर्ट जाने का हमारे नेता ने कहा है। हाँ, जब आप गलत नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है? सच होता है। ठीक है। अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अविनाश जी। जी मैं डिबेट को तो वापस टॉपिक पर रखूंगा। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 2013 से लेके 1913 से लेके 2013 तक 2 साल में 4.5 लाख एकड़ जमीन थी, और 2013 से 2024-23 तक में 2.5 लाख एकड़ सीधा दुगुना हो गया। तो हमें ये पूछना चाहिए कि जमीन दुगुना हुआ कैसे? नंबर 2, अगर जमीन दुगुना हुआ तो आमदनी दुगुनी क्यों नहीं हुई? नंबर 3, अगर जमीन दुगुना हुआ आमदनी दुगुनी नहीं हुई, कौन पकाया जाएगा? सेवा औरतों बच्चों का क्या होगा? ठीक है। बात 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। हाँ, जल्दी से। सवाल पूछ रहे थे कि भाजपा कितने पसमानदा को जीवन में भेजती है। भाजपा देश के लिए काम करती है और देश में काम करने का माध्यम लोकसभा में वो जाता है जो सीट जीतता है। जिस दिन पसमानदा सीट जीतने और जिताने के लायक हो जाएगा, अब से भी पसमानदा जीत जाएंगे। ये अंसारी जी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन चूंकि अब एक साथ बहुत सारे लोग बोलते जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, काफी हद तक लोगों ने अपनी बात यहां पर रखी। आप सभी लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत आभार जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि वक्फ संशोधन एक्ट जो अब बन चुका है, उसको लेकर आखिर सियासत क्यों हो रही है? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जेएनयू में वक्फ संशोधन बिल को लेकर धरना प्रदर्शन। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। जेएनयू में देखिए, वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। जेएनयू में फ्रेटर्निटी मोमेंट के कॉल पर कई छात्र संगठन इकट्ठा हो गए हैं। जेएनयू के साबरमती ढाबा पर यह प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर ये धरना प्रदर्शन, ये बड़ी जानकारी जेएनयू से निकल कर आ रही है। बड़ी चीज यह है कि इस पर विरोध लगातार हो रहा है। चर्चा भी हमने इसीलिए की ताकि आप समझ पाएं कि आखिर किस प्रकार से, जो कि ये बिल अब कानून बन चुका है, उसके बावजूद तेजस्वी यादव का यह कहना कि हमारी सरकार आई तो हम इसे डस्टबिन में डाल देंगे, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए यह बयान दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।